आज का हमारा 7 चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अबंध। अच्छा, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि रासायनिक अबंध बनते कैसे हैं, परमाणु क्यों संयोजित होते हैं। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके अंदर क्या है, तो हम लोग सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों के बारे में बात करते हैं। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी तत्व जो होते हैं इनके बाह्य क्या कहते हैं कक्ष कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिर्फ एक हीलियम ही ऐसा है जिसके बाहर के इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या है, ये जो तत्व है ये अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि इनका बाह्य कोश जो है वो पूरा होता है और उनको ना तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और ना ही इन्हें देने की जरूरत पड़ती है। तो इनको ये जो बाह्य कोश है वो क्या रहता है, एक स्थिर रहता है और ये यौगिक नहीं बनाते हैं। इसीलिए क्या नहीं करते हैं, यौगिक नहीं बनाते हैं। मतलब क्या है, वो निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये नॉन रिएक्टिव है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अन्य परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन आदि, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का बोले तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का बोले तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। बाहर 11 है तो बाह्य उसमें कितना रह जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। क्लोरीन में बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया करते समय वो क्या करते हैं, एक दूसरे से संयुक्त होकर उत्कृष्ट गैसों जैसे विन्यास ग्रहण करके स्थायी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि हमारा एक सोडियम है और प्लस में Cl है, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके जो थे 2 8 1 और इसके क्या थे 2 8 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितने बचे इसके पास? 2 8। और ये अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने बचे इसके पास? 2 8 8। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा? उत्कृष्ट गैसों वाली। कौन सी? उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। और ये भी क्या कर लेगा? अपना उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लेगा? ये ग्रहण कर लेगा। अब ये क्या हो जाएंगे? ये स्थायी हो जाएंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Na पॉजिटिव में। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि देने वाला हमेशा सकारात्मक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे घनावेश आ जाएगा इसके अंदर और ये घन आयन बन जाएगा। ऐसे ही जो Cl है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये ऋणात्मक हो जाता है, मतलब ऋणायन बन जाएगा। अब ये दोनों आयन्स जो है एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक ठोस पदार्थ जिसको बोलते हैं हम NaCl, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होएगा, एक दूसरे के पास आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से दोनों क्या बना देंगे? एक हमारा यौगिक बना देंगे जिसको हम बोलते हैं NaCl। ठीक है, इसी तरह से ये एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? संयुक्त होकर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास ग्रहण करके स्थायी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए परमाणु जो होते हैं बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन वाला या 2 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और इसी को हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं इनको? अष्टक नियम। ये क्वेश्चन कई बार भी आ चुका है कि अष्टक नियम क्या है वो लिखिए। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अष्टक गैसों की भांति स्थायित्व प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने की जो प्रवृत्ति रखता है उसको बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, उसके बाद आता है उत्कृष्ट गैसों निष्क्रिय क्यों होती है? ये इसलिए निष्क्रिय होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी स्थायी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाह्य कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो स्थायी रहते हैं और वो अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आता है आयनिक अबंध।
आयनिक बंध क्या होता है, जो भी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उसमें एक धातु जो है, तो जब एक धातु जो है एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं, से जो रासायनिक अबंध बनता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक अबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक अबंध। अच्छा, ये अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे हमारा एक धातु है जिसके पास क्या थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1। जब वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, कितने, 7, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, 2 8 और 7। तब क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर वो क्या बना देता है, NaCl बना देता है, जिसमें ये बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और उत्कृष्ट गैस जैसा ही अपना क्या कहते हैं, कोश को बना के अपने आप को क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है। इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी अपना कोश को क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है, एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेता है और उससे एक ठोस पदार्थ मिलता है जिसको हम बोलते हैं NaCl। तो इसीलिए मैंने बोला है कि एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो रासायनिक अबंध बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक अबंध बोलते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या बन जाता है, जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, Na+Cl2 गिव्स NaCl। यही चीज मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि जब भी हम सोडियम लेते हैं तो उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1, और इसका क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 7। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये घन आयन बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में ये क्या बन जाता है, हमारा ऋणायन, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे NaCl। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन Cl को देकर अपना बाह्यतम कोश को उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके उत्कृष्ट जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है और खुद को किस में बदल देता है, ऋणायन में बदल देता है। अब देखिए, जब हम Na से Na पॉजिटिव जाते हैं तो उनको इतनी ऊर्जा चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही अगर जब Cl2 है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कितनी निकलती है इसमें से ऊर्जा, 349। अब इन दोनों के डिफरेंस को हमने देखा तो हमारे पास कितनी ऊर्जा आई, 147 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हमारे पास ऊर्जा आई। मतलब इतनी ऊर्जा का अंतर है, उसको तो उतनी निकल रही है, और ये ऊर्जा तो हमारी निकल रही है और ये ऊर्जा चाहिए। अब 147 ऊर्जा और चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम ऊर्जा की दृष्टि में देखें तो ये जो अबंध बना हुआ है, ये जो संबंध बना हुआ है, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये संबंध बनेगा ही नहीं ऊर्जा की दृष्टि में। पर जब NaCl क्रिस्टलाइन ठोस के रूप में पाया जाता है, क्योंकि जब Na पॉजिटिव और Cl पास आके क्रिस्टलाइन संरचना बनाना शुरू करते हैं तो उनमें से ऊर्जा निकलनी शुरू होती है, और ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा निकलती है, जितनी भी हमें आवश्यकता है ऊपर, उन सारी आवश्यकता को क्या कर देता है, पूरी कर देता है, और इस तरह से NaCl जो क्रिस्टल ठोस है वो अबंध पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है। इसी तरह से अगर Mg है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये उत्कृष्ट गैस जैसा, इसका उत्कृष्ट गैस जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसी तरह से Cl जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ग्रहण कर लेगा, और इससे क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या कहते हैं, Mg+Cl क्या बन जाएगा, MgCl2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 Cl चाहिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, 2 Cl है,
एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या बन गया हमारा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संबंध बना रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ज्यादा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको देके क्या बना लेगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो खुद तो क्या बन जाएगा, धनात्मक, और ये क्या बन जाएगा हमारा ऋणात्मक, है ना। ये घन आयन और ये ऋण आयन, जो घन है ये बन जाएगा घन आयन और ये क्या बन जाएगा, ऋण आयन, और ये दोनों आपस में संबंध बना के क्या बना लेंगे, MgO। वे स्थिर विद्युत बल जो घनायनों और ऋणायनों के को आपस में आबंधित करते हैं उनको बोलते हैं आयनिक अबंध। मतलब जो फोर्स या जो क्या कहते हैं बल जो दोनों को एक आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं आयनिक अबंध। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक अबंध। अब इनके गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था, जो ये क्रिस्टल बना हुआ है वो ठोस होता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद ये एक दूसरे को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये कठोर हो जाते हैं, ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है क्योंकि इनके बीच में जो है स्थिर वैद्युतिक बल होता है, जिसकी उपस्थिति में इन्हें तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की क्या है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा। फिर आता है विद्युत चालकता। अगर ये गलित अवस्था में है या जलीय विलायन में है तो ही ये विद्युत चालकता के सुचालक होते हैं, क्योंकि आयन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, गति कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से लेके जा सकता है। उसके बाद आता है विलेयता। विलेयता क्या होता है, ये हमेशा जो है साधारण जल में विलय रहता है और जो दो हमारे कार्बनिक वाला है जिसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं उसमें विलय नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है सहसंयोजी अबंध। सहसंयोजी अबंध का दूसरा नाम हमारा होता है कोवलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच में जब बराबर संख्याओं के इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले अबंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी अबंध बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिसके अंदर क्या था कि हमारा जो H ले लिया हमने दो, इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ये तो खाली हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, एक सहसंयोजी अबंध बना लेते हैं। क्या करता है, ये सहसंयोजी अबंध बना लेता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी उत्कृष्ट गैस जैसा हो गया और इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी क्या हो गया, उत्कृष्ट गैस जैसा हो गया। और अबंध बनाने के बाद में ये कैसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, मतलब H2। ऐसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2-6 2-6। अब 6 है, इसका मतलब भारी कोश में कितने हैं, 6, क्योंकि 6 है ना लास्ट में, तो भारी कोश में कितने, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन से और ये क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से अपने आप को क्या कर लेगा, सहसंयोजी अबंध बना लेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए क्योंकि ये 2 अबंध है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, O2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से क्या करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बराबरी से सहसंयोजी कर लेते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम क्या है, सहसंयोजी बॉन्ड या सहसंयोजी अबंध। ये डायग्राम है, ये कभी कभार आ जाता है पेपर में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो आकर्षण बल के कारण निकाय की स्थिति से, तो आकर्षण बल के कारण जो होता है इनका निकाय की स्थिति जो है, उपजी ऊर्जा कम हो जाती है। मतलब जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, जैसे ये पास आने लग जाता है तो इनके जो आकर्षण बल की वजह से जो इनकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर जैसे जैसे ये और पास आते हैं तो क्या होने लग जाता है, इनमें प्रतिरक्षण होता है, प्रतिक्षण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ
बढ़ना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे आके क्या होता है, इनका जो पोटेंशियल जो से हम स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं वो मिनिमम हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो। तो इसके अंदर भी हमने यही लिखा था कि जब दोनों एच परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो आकर्षण बल के कारण निकाय की स्थिति में उपजी ऊर्जा जो कि हमारे स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और दोनों परमाणुओं के बीच में एक विशेष दूरी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम मान प्राप्त कर लेती है, मतलब सबसे नीचे पहुंच जाती है। यदि दोनों परमाणुओं के बीच में दूरी और कम हो जाए तो प्रतिरक्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब प्रतिरक्षण मतलब हमारा जो रिपल्शन है उसके कारण क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब आकर्षण बल और प्रतिरक्षण बल दोनों ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो प्रतिरक्षण हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रतिरक्षण नहीं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आकर्षण और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रतिरक्षण बल जो है बढ़ता है। तो जब दोनों ही बराबर हो जाती है और जहां पे स्थितिज ऊर्जा जो होता है न्यूनतम मतलब 0 हो जाए, उस पर क्या करेगा, हमारा दोनों के दोनों अबंध बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे 2 हाइड्रोजन है, पहले आकर्षण होगा, आकर्षण होने की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम पे पहुंच जाएगी, मतलब 0 नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करता है, जैसे जैसे प्रतिरक्षण बल था अब क्या हो गया, मतलब आकर्षण बल था पहले, फिर क्या है, प्रतिरक्षण की तरफ बढ़ने लग जाएगी। जब प्रतिरक्षण और आकर्षण दोनों बराबर हो जाते हैं और ये न्यूनतम मतलब 0 पे पहुंच जाएगी जब हमारी स्थितिज ऊर्जा, तब क्या बन जाएगा, हमारा ये अबंध जो है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अबंध बन रहा है और ये स्थितिज ऊर्जा इसकी बताई गई है। 2 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सहसंयोगी अबंध बना के क्या बना लेते हैं, H2। क्लोरीन और इनके पास एक एक है, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, तो ये क्या बना लेंगे, सहसंयोजी अबंध बना के क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 6 हैं, यहाँ पे भी 2 की कमी है और यहाँ पे भी 2 की कमी है, तो ये एक दूसरे के साथ सहसंयोजी अबंध बना के क्या बना लेंगे, O2 बना लेंगे। इसी तरह से हमारा जो सोडियम है उसके पास 5 है और इसके पास भी क्या है, 5 है। इन दोनों को कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजी अबंध बनाकर एक बॉन्ड बना लेंगे जिसको बोलते हैं हम N2। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों सहसंयोजी अबंध बना के क्या बना लेंगे, HCl। अब इनके पढ़ते हैं गुणधर्म। सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म कौन कौन से हैं। भौतिक अवस्था है, क्योंकि इनके अंदर जो है आंतरिक अणुओं की जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है, इसीलिए ये यौगिक जो है ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्योंकि दुर्बल है तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इन्हें बहुत कम ऊर्जा चाहिए होती है अपने अणुओं के बीच में दुर्बल बल को तोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद है विद्युत चालक, क्योंकि इसमें अणुओं तो मतलब उदासीन होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसीलिए क्या होता है, इनके बीच में क्या कहते हैं, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। और इसी तरह से विलयता, ये जल में नहीं घुलते हैं, किसमें घुलते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुलते हैं। और हमारा जो आयनिक बंध था वो किसमें घुलते थे, वो हमारे जल में घुलते थे और कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलते थे। और इसका उल्टा क्या है हमारा, इसका सहसंयोजी अबंध का। तो बेटा ये चैप्टर 7 था जो पूरा हो गया है, अब इसको भी आप कर लेना।